ऐसे दौर में जब सारी दुनिया और खासकर गल्फ देश, मुस्लिम देश इजराइल की गोद में बैठने को तैयार हैं और लाइन में कई देश, अरब देश लगे हुए हैं कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन हो जाए, कोई भी ताकत इजराइल के खिलाफ बोलने से डर रही है। ऐसे में ईरान ने सिर्फ बोला नहीं है, पूरी तरह से इजराइल को चिढ़ाने का काम किया है। इजराइल के IRGC के टॉप कमांडर ने कहा है कि इजराइल को मैप से मिट जाना चाहिए और वो जल्द मिटेगा। मेरे दोस्तों, आपके सामने ये तस्वीर देखिए, जो आप अगर ध्यान देंगे तो ज़मीन के ऊपर इजरायली हेब्रू भाषा में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है इजराइल शुड बी इरेज्ड, इजराइल को मिट जाना चाहिए। उस पर ईरान के कमांडर और ईरान के सैनिक चल रहे हैं। अगर ड्रोन व्यू देखा जाए तो ड्रोन व्यू में ईरान की टीवी ने साफ साफ दिखाया है कि ज़मीन पर ईरानी मिलिट्री ने लिखा है कि इजराइल को मिट जाना चाहिए। इसके बाद ईरान के टॉप कमांडर ने भी सीधा सीधा बयान दिया है, जिनका नाम है जनरल मोहम्मद बागरी। इजराइल के खिलाफ काफी हिंसक और गुस्से वाला बयान कहा जा रहा है। اما معنای انتظار چیست؟ معنای انتظار سکون و گوشه‌گیری و صرفاً داشتن احساساتی به علاقه به حضرت ولی عصر نیست. معنای انتظار ایمان، اعتقاد، حرکت جهادی، تلاش خستگی ناپذیر، ایثار، فداکار। उधर दोस्तों, ईरान की हिम्मत की आपको दाद तो देनी पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद ईरान की मैं आपसे कोई फर्जी तारीफ करने को नहीं कह रहा हूं। आज आपको तराजू इंसाफ का लेकर बैठना है और तौलना है कि कौन फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, कौन इजराइल की गोद में जा रहा है। सऊदी अरब, सारे अरब ममालिक इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। सिर्फ वाहिद आपका ईरान बचा हुआ है जो क्लियर कट अभी भी पंगा ले रहा है और कह रहा है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं करेंगे, ना अमेरिका सुधर सकता। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। ये नारा दिया हुआ किसका है? ईरान का। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, हिम्मत ईरान की ये भी देखिए कि गल्फ के इलाके में, इंटरनेशनल वाटर में अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा है कि हमारे अटैक हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, तो समुद्र में जो नेवी ईरान की थी उसके सैनिकों ने हमारे अटैक हेलीकॉप्टर पर लेजर मारा है। वो लेजर वो वाला नहीं कि हमला करने वाला, वो लेजर जिससे पायलट को परेशान किया जा सकता है, आंखें चौंधिया जाती हैं, उस तरह से मुंह पे लेजर और हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट पर लेजर मारकर हमें काफ़ी डिस्टर्ब किया गया। गनीमत ये रही कि हमारे पायलट को कुछ नहीं हुआ, हमारे एयरक्राफ्ट को, हमारे हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ। तो ईरान खुल्लम खुल्ला अमेरिका को भी मतलब छेड़ रहा है। उधर दोस्तों, ईरान के नेवी चीफ ने तो ये तक कह दिया कि ईरान की नेवी का प्लान है कि हम अर्टाटिका में अपना परमानेंट बेस बनाएंगे। सुनिए। یه پایگاه داشته باشیم اساسا. خب ما در قطب جنوب مستضعف هستیم چون از سواحل زیبای مکران مسلط هستیم به قطب جنوب. بله. در اونجا ملکیت داریم. بله، و بله. این ملکیت متعلق به مردم هست و انشالله برنامه‌مون اینه که بتونیم پرچم رو اونجا انشالله بالا ببریم و اون تیم، چون اونجا به هر حال هم کار صرف نظامی نیست، کار علمی باید بشه. بله، بله. و عزیزان عالم ما هم دارن آماده میشن انشالله که بریم یه کار مشترک همگانی در واقع جمعی حاصل تلاش مردم عزیزمون رو उधर ईरान की राजधानी तेहरान में एक फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके की वजह ईरान छुपा रहा है, लेकिन तस्वीर तो मैं दिखाऊंगा ही, देखिए। बारह साल बाद सीरिया के बशर अल असद कोई एक सीनियर अधिकारी चाइना पहुंचा।
उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध बशर अल असद की गवर्नमेंट, सीरिया की गवर्नमेंट पर लगाते हुए कह दिया है कि इसके साथ कोई भी हमारा एलाई और हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। 2032 तक कोई भी नॉर्मलाइजेशन अमेरिका का दोस्त और अमेरिका बशर अल असद की सरकार से नहीं करेगा। वहीं दोस्तों सीरिया को एक और झटका यह लगा है कि अरब लीग ने भी सीरिया से बातचीत बंद कर दी है। वजह यह बताई है अरब लीग ने कि इलाके में जो तनाव फैल रहा है उसको मिटाने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अरब लीग से खुद बशर अल असद बात नहीं कर रहे थे। हालांकि मेरा दिमाग ये कहता है, आपके इस रजा का दिमाग ये कहता है कि अमेरिका के इशारे पर ही ये गल्फ कंट्रियां नाचती हैं। अमेरिका ने कहा होगा कि हम पाबंदी लगा रहे हैं, आप भी सीरिया को अलग थलग छोड़ दिए, तो रिजल्ट आपके सामने। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। उधर दोस्तों अमेरिका को एक तगड़ा झटका ये है, देखिए सऊदी अरब बहुत दिमाग से खेल रहा है, इसीलिए उसको कई तरह से दोगला कहा जाता है। दोनों हाथ में लड्डू, अमेरिका भी उसको चाहिए और चाइना भी उसको चाहिए। चाइना ने ऐलान किया है 2019 के बाद नेवी ड्रिल सऊदी अरब के साथ मिलकर वो सबसे बड़ी करने वाला है। इतनी बड़ी नेवी ड्रिल है कि जिसका नाम ही ब्लू स्वॉर्ड रखा गया है, यानी नीली तलवार रखा गया है। सऊदी अरब बड़ा उत्सुक है, सऊदी अरब की नेवी पूरी तरह से इसकी तैयारी कर रही है। पिछले एक हफ्ते से गाजा और इजराइल के बीच झड़प चल रही है। गाजा की तरफ से बलून छोड़े जा रहे थे जो फिलिस्तीन की तरफ से जाते हुए इजराइल के इलाके में जाकर फूट जा रहे थे। मैं आपको कई दिन से बार बार बता रहा हूं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं, तो मैं क्या कहूं। और आप इस मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को आप अहमियत नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा ही होगा कि मैं भी इस रिपोर्ट को देना बंद कर दूंगा, मैं भी दूसरी छोटी छोटी रिपोर्ट दूंगा, उसमें आप खुश रहेंगे। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की डिटेल रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ मैं आपके सामने हूं, तो प्लीज़ मेरी हिम्मत को मत तोड़िए, खबरों को देखा करिए। दोस्तों अब वो उसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल हमला कर रहा था, हमास के पोस्ट को उड़ा रहा था, गाजा के बॉर्डर पर हमला कर रहा था। कल एक बार फिर से बलून छोड़े गए और गाजा के लड़ाकों ने बलून जब छोड़ा तो गाजा पट्टी पर मौजूद जो हमास और दूसरे संगठनों के जो ग्रुप के अड्डे हैं उस पर हवाई अटैक इजराइल ने किया, चौथी और पांचवी मर्तबा। इसके बाद गाजा के लड़ाके वो जो थे वो पीछे हट गए, वो निहत्ते क्या लड़ेंगे। जब वो पीछे हटे, इसी बीच में इजिप्ट बीच में कूदा। इजिप्ट ने एक बार फिर से शांति डील करवा दी कि भाई लड़ाई वड़ाई बंद करो। इसके बाद इजराइल ने भी अपना बॉर्डर खोल दिया है और अब फिलिस्तीन के लोग इजराइल जो नौकरी करने के लिए जाते हैं, कामकाज, वो जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया और दिखाया था कि इजराइल का टूरिज्म मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचा है और वहां जाकर उसने बड़े बड़े बयान दिया है। अब नेतन्याहू का बयान आ गया है कि हमारा एक मिनिस्टर, बहुत बड़ा मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब पहुंचा है और आने वाले समय में अब हमारे और भी बड़े मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचेंगे। यानी एक तरह से नॉर्मलाइजेशन हो ही गया है, बस ऐलान बाकी है। कमाल की बात यह है कि जो काम मुस्लिम देश नहीं कर रहे, मतलब करें ना करें कम से कम बोले तो सही, और एक काफिर करेगा तो कुछ नहीं लेकिन बोल दे तो कितनी बड़ी बात है। बाइडेन ने नेतन्याहू से खुद अपने मुंह से कहा है कि जो आप बातचीत इजराइल की और सऊदी अरब की कर रहे हैं, अपनी और इजराइल की कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, इस बातचीत में 2 स्टेट सॉल्यूशन का होना जरूरी है। लेकिन कितनी बड़ी बात है, ऐसा कोई मुसलमान देश बोल ही नहीं रहा है, खुद सऊदी अरब नहीं बोल रहा है। ऐसे में अगर बाइडेन बोल दे, तवज्जो है, तो कितनी बड़ी बात है। अब आप मेरी बात सुनिए, उधर इजराइल ने इसके बाद इजराइल के मिनिस्टर ने इसके ऊपर टिप्पणी दी है, एक्सप्लेनेशन दी है कि बाइडेन ने कहा तो है लेकिन शर्त नहीं रखी है कि नहीं, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करनी है तो आपको फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन का मुद्दा सॉल्व करना ही होगा। ऐसा मतलब समझ रहे हो, अंदर ही अंदर टकराव भी चल रहा है। जो कोई नहीं बोल रहा वो बाइडेन बोल देता है और फिर उधर से क्या होता है, सफाई दी जाती, नहीं बाइडेन ने बोला तो है लेकिन ये शर्त नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तमाम अरब मुस्लिम देश बेगैरत हैं। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं, सब के सब बेगैरत हैं। जिनके हाथ में सत्ता है, या कुर्दोगलू तुर्की देखो, चंद पैसों के लिए, डील के लिए इजराइल से अपने मुंह में गधे का गू फंसा कर बैठ गया है, दही जम गया है, बोलेगा नहीं। क्या आप सोच सकते हैं अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या कहा है नेतन्याहू की गवर्नमेंट से? इजराइल से कहा है कि आप जो सेटलमेंट कर रहे हैं फिलिस्तीन में,
अलग अलग इलाकों में फिलिस्तीनियों को उजाड़ कर वहां यहूदियों को बसा रहे हैं, ये काफी खतरनाक और खौफनाक है। और इस साल में अभी आधा साल खत्म नहीं हुआ और आपने 300% सेटलमेंट को बढ़ा लिया। यानी कभी भी इजराइल ने इतना कब्जा नहीं किया जितना अब वो कर रहा है। और कमाल है, उफ, तमाम बेगैरत मुस्लिम देश अपनी बेगैरती की इंतहा को पार कर रहे हैं। है किसी अरबी में दम तो मेरी इस वीडियो को ट्रांसलेट करें अरब में और अरबी नेताओं के मुंह पर जाकर इसको झापर की तरह रखें। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं। उधर यूएन ने भी जो रिपोर्ट जारी करी है वो भी समझने लायक है। यूएन ने, क्या कहूं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि कभी इजराइल ने इतने फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार नहीं किया है। लगभग 12 से 2000, यानी 1200 से 2000 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और सिर्फ वेस्ट बैंक में 1000 रेड से ज्यादा वो कर चुका है और लगातार ये करता जा रहा है। रोज तो मैं ही दिखा रहा हूं, लेकिन मुसलमान सो चुका, मुसलमान का ईमान सो चुका। भारत के मुसलमानों की दुर्गति देख रहे हो ना, इसीलिए क्योंकि हम दूसरे पर जुल्म होता हुआ देखकर अपना मुंह बंद रखते हैं। कोई मुस्लिम देश जो नहीं बोल रहा, वो यूएन और अमेरिका बोल रहे हैं। अब यूएन ने यह भी कह दिया है तमाम रिपोर्ट पेश करने के बाद कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को, फिलिस्तीन के मुद्दे को सपोर्ट करते रहेंगे। उधर जर्मनी और इजराइल के बीच एक डील हो गई है जिसके अंतर्गत 3.5 बिलियन डॉलर के हथियार यानी एरो 3 जो डिफेंस सिस्टम इजराइल का काफी खतरनाक है, वो जर्मनी इजराइल से लेगा। अब अजरबैजान आर्मीनिया के एक अपडेट को आपको दूं। आधिकारिक तौर पर आंकड़े बड़े हैं, लेकिन लिखित तौर पर 65,000 आर्मेनिया के लोगों ने काराबाग का इलाका छोड़ दिया है। कोई अपना घर छोड़ के अचानक से जाए तो कैसा लगेगा? आप अपने आशियानों को, जहां पर 50 साल से आप रह रहे हो, और अचानक से बोल दिया जाए कि छोड़ो, तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी रो रो कर। इसके बाद अजरबैजान ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा और आर्मेनिया के लोगों को कह दिया है कि आप काराबाग को छोड़ कर ना जाइए, हम आपके साथ हैं, आप यहाँ रह सकते हैं। खैर, काफ़ी लंबे समय बाद अजरबैजान ने एक अच्छा काम किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया हुआ है। आईसीसी के साथ कई देश जुड़े हुए हैं। जो देश जुड़ा हुआ होता है उसको मानना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश। आर्मीनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, लेकिन अब वो ज्वाइन करने वाला है। अगर ये ज्वाइन कर लेगा तो व्लादिमीर पुतिन को खुद गिरफ्तार करना पड़ सकता है आर्मीनिया को, अगर आर्मीनिया की सरजमीन पर व्लादिमीर पुतिन आए। इस पर रशिया पूरी तरह से भड़क गया और रशिया ने कहा कि यह खतरनाक कदम है जो हमारे रिश्तों को खराब करेगा, आर्मीनिया और रूस के रिश्तों को। उधर दोस्तों, बारिश के बाद तुर्की के इस्तांबुल में जबरदस्त बाढ़ आ गई है बारिश के बाद, और यातायात, मकान, घर बार, लोग, आम जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित है। देखिए एक झलक। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। यह आज की सबसे अहम रिपोर्ट है और मिडिल ईस्ट की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी से जुड़े रहिएगा। जय हिंद।